Okay, student, we have completed 5 lectures in this chapter. Now we start lecture 6, topic sum of n terms part C. Okay, good morning student, once again warm welcome. बेटा हम लोग इस चैप्टर के 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं बेटा. आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला बेटा लेक्चर है बेटा 6, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स के पार्ट सी को, यानी किस टाइप का हमसे क्वेश्चन वो डील करने वाला बेटा. ठीक है ना, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. क्वेश्चन में लिखा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स each time of 1/4 of the air remaining in the cylinder. Is it AP? आपसे ये क्वेश्चन में डील किया गया बेटा कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ अमाउंट क्या है बेटा, एक एयर है. ठीक है ना. अब उसके अंदर जब कुछ अमाउंट एयर है सिलेंडर के अंदर, तो कह रहा है कि जब उसमें वैक्यूम किया जाता है तो वैक्यूम के केसेस में जब रिमूव्स किया जाएगा ईच टाइम 1/4, यानी जितनी भी अमाउंट होगी उसकी क्या कहना है बेटा आपको, इस टाइम रिमूव्स करना होगा. कितना बेटा, 1/4. ओके बेटा, जब आप इसे 1/4 रिमूव करेंगे तो कह रहा है क्या, यदि आपके पास जैसे आप 1/4 रिमूव करेंगे हर टाइमिंग में इस तरह से कंटिन्यू करना है ईच टाइम, तो कह रहा है कि पता क्या ये एक एपी काउंट होगी. तो आपको ये पता नहीं कि एपी है क्या बेटा. तो आप इसे एपी बताने के लिए देखिए क्या करने वाले बच्चे, एक पॉइंट को समझ ध्यान से बेटा. आपने कहा एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर एक्स अमाउंट है. जब इस सिलेंडर में एक्स अमाउंट है तो अब आप क्या करने वाले हैं, इस सिलेंडर की जो एक्स अमाउंट थी फिल, उसमें से आपने क्या किया 1/4 वैक्यूम कर लिया. 1/4 यानी निकाल लिया. सपोज दैट आप पे 10 रुपीज़ है, मैंने कहा आपने 10 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ निकाल लिए, तो कितने रहेंगे आपके पास, 8 रुपीज़. आई होप ठीक है ना. यानी आपने सिंपल से किया, मैंने कहा 10 रुपये थे, आपने उसके 2% खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रह गए. पहले 10 का 2% निकाल लीजिए. 2% कितना आ गया बेटा आपके पास, यानी 2 से कैंसिल 50, इट मीन्स 0.2. ओके, ये आपके पास आ गया. तो अब 0.2 आ गया, तो आप क्या करेंगे 10 में से 0.2 माइनस कर देंगे, तो उसमें से फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी. आप क्या करने वाले, माइनस. क्यों, रीजन समझ में आ गया, क्योंकि आपने क्या किया उसमें से माइनस कर दिया, खर्च किए ना, खर्च करने के बाद तो चीज़ क्या होगी, माइनस में चली गई. सेम यही है, आपके पास पंप में कितनी एयर थी, एक्स, उसमें से एक्स की कितनी 1/4 उसमें से रिमूव कर दी. x की 1/4 रिमूव मतलब निकाल दीजिए, तो कितनी आ गई आपके पास 3x/4, वहां पे आपको गेट होगी फाइनली. ओके बच्चे, तो आपने इस तरह से उसको वहां पे गेट कर लिया है. इसी टाइप से वो कह रहा है कि हर एक स्टेप में, कौन से स्टेप में कह रहा है, हर एक स्टेप में कह रहा है, तो इट मीन्स पहला स्टेप में हमें ये गेट हो गया 3x/4. अब सिलेंडर के अंदर जो अमाउंट हो गई एयर की वो आ गई 3x/4. अब कह रहा है जो अमाउंट आई है ईच टाइम, हर एक टाइम में, यानी जो एट प्रेजेंट इस टाइम पे जो आपके पास अमाउंट आई है वो 3x/4 आई है. नेक्स्ट वाले में जब मैं काउंट करूंगा तो यानी अब इसका कितना कहा 1/4 निकालने का, यानी 3x/4 का क्या कर दीजिए बेटा 1/4, तो आपको फाइनली उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी बेटे, है ना बच्चे. तो आप जब इसे करेंगे तो क्या करें, रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव यानी माइनस कर दीजिए, तो आपको फाइनली कंडीशन होगी जब 3x/4 माइनस 3x/4 करेंगे तो 3x जब उसमें कॉमन ले लेंगे 3x/4, देखो दोनों में आ रहा है 3x/4, जब ले लेंगे कॉमन तो कितना आ जाएगा 1 - 1/4, तो कितना गेट हो गया 3/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स. क्यों, क्योंकि 4 1 जा 4 में से माइनस कर दीजिए 1, तो कितना गेट होगा 3/4. पहले ऑलरेडी 3/4 था, अब फिर 3/4 गेट हो गया, तो कितना हो गया 3/4 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया बेटा एक्स हो गया. क्लियर हो गया यहाँ तक बातें बच्चे. तो इस तरह से आप इसे क्या करते चलेंगे बेटा, बी कंटिन्यू करते चले जाएंगे बेटा. क्लियर होगी बातें यहाँ तक बच्चे बात. अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अब इसमें एक चीज नोटिस कीजिए फिर से, आपके पास जो थर्ड टर्म गेट हो गई वो ये गेट हो गई है. आप यदि फोर्थ टर्म में जाएंगे, ठीक है ना, तो फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी आपके पास, देखिए फोर्थ टर्म में क्या लिखा हुआ है 3/4 के होल क्यूब इंटू एक्स, तो विच इज नॉट एन एपी. अब ये क्या नहीं है बेटा, एक एपी नहीं है. रीजन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा पॉइंट है. क्यों, रीजन ये है कि पहले जब टर्म्स थी वो थी एक्स, सेकेंड टर्म्स पे कितनी पावर आई आपके पास बेटा 1, थर्ड टर्म पे गए तो पावर कितनी आ गई है 2, और जब फोर्थ टर्म पे जाएंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 3. यानी आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे आप नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं पावर इंक्रीज होती जा रही है. पावर इंक्रीज होना वो इंडिकेट करता है जीपी को, नॉट एन एपी को. नहीं तो आप एक काम कीजिए, इनके डिफरेंस निकालना शुरू कर दीजिए. जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना तो सेम नहीं आएंगे, सबके डिफरेंस सेम नहीं होंगे. D1 डज नॉट इक्वल टू D2 वाला प्रोसेस होगा बेटा.
जब इसमें डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो फिर आपको फायदा क्या उस चीज़ का, क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा था, इजंट एन एपी, तो आपको ही पता था वो एपी है नहीं है, तो वो एपी नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड ए जीपी। जब पावर इंक्रीज होती है तो क्या बनता है बेटा आपके पास, जीपी बनता है बेटा। ओके बच्चों, क्लियर होगी बेटा बात। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास, मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बेटा, ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आपके पास जो उसने गिवन किया है बेटा नेक्स्ट पॉइंट में, कि द अमाउंट इज मूविंग, सॉरी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when the rupees 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum, is it AP? अब आपको बताना है क्या ये एक AP है। तो बच्चे देखिए फिर से वही केस है। अब उसने कहा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 10 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी वो हर साल अपनी अमाउंट क्या करता है, 10,000 रुपीज जमा करता है, ठीक है ना। जैसे वो 10,000 जमा कर रहा है, पर वो किस बिहाफ पे कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बिहाफ पे कर रहा है। किस पे कर रहा है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम कर रहा है तो बच्चे अब आपका टारगेट क्या बनता है, आपका टारगेट ये बनता है बेटा कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो पहले समझो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। यानी जब अमाउंट गेट करते थे, आपने 9th या 8th क्लास में अमाउंट का फॉर्मूला किया था, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 1 + R/100 की पावर टाइम, ये होता था आपके पास। इसने प्रिंसिपल वैल्यू बताया आपको, प्रिंसिपल कितना था, 10,000 आपने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया, उसके बाद 1 प्लस किस रेट से किया, रेट बता दिया उसने 8% की रेट से किया हुआ है, तो 8 कितना हो जाएगा 100। उसके बाद कितने टाइम के लिए, पहले निकाला मैंने 1 ईयर के लिए कि 1 ईयर के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, फिर इसी तरह से सेकंड ईयर के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, थर्ड ईयर के लिए कितना होगा। भाई फर्स्ट ईयर के लिए तो 10,000 रुपीज आपने डिपॉजिट कर ही दिया, सेकंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 1 ईयर, थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, सेम इसी तरह से थर्ड ईयर के लिए केस करेंगे हम लोग। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, थर्ड ईयर में सेम यही प्रोसेस होगा, थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 2 टाइम के लिए कवर हो जाएगा, फोर्थ ईयर में 3 टाइम के लिए हो जाएगा। इस तरह से क्या होता रहेगा बेटा, अमाउंट इंक्रीज होती चली जाएगी। और इसके बिहाफ पे हमें क्या हो जाएगा 10,000 1 + 8/100, 10,000 1 + 8/100 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, बी कंटिन्यू चलता जाएगा। हिसाब तुम कैलकुलेट कर लेना, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके 10,000 10,800 11,664 गेट हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालिए, यहाँ पे क्या गेट करेंगे आप लोग, डिफरेंस। जैसे ही आप डिफरेंस गेट कर लेंगे तो इजी वे में आप बता देंगे इट इज नॉट एन एपी, ये क्या होगा बेटा, एक एपी नहीं होगी। गेट समझ में आ गई बच्चे बात। तो डिफरेंस क्लियर हो गया यहाँ तक, तो इसे काउंट करते हैं हम लोग नॉट एन एपी। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये गिवन किया था आप लोगों को कि आपको एक अमाउंट डिपॉजिट की थी 10,000 की, उस 10,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया था एवरी ईयर, पर एनएम लगा रहा था। वो पूछा था कि पता जिस तरह से, और किस रेट पर, 8% की रेट पर। कहते हैं बता क्या ये एपी बनेगी। तो आपने क्या किया, इसे एपी बताने के लिए सबसे पहले आपने इन सबकी अमाउंट गेट करी, अमाउंट गेट करके फाइनली फिर आप इससे आगे की तरफ मूव करें। और अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता रीड हो गया बच्चे, क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर एन, यानी टाइम, एंड बोल दीजिए टी फॉर टाइम बोल कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। पी मतलब प्रिंसिपल, कितनी अमाउंट डिपॉजिट की, आर मतलब रेट, और टी मतलब टाइमिंग के लिए, 1 टाइमिंग 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग 4 टाइमिंग के लिए। क्योंकि 1 ईयर के लिए 10,000, सेकेंड ईयर के लिए 10,000 1 + 8/100, थर्ड ईयर के लिए इस तरह से काउंट करते चले जाएंगे हम लोग बेटा, 10,000 1 + 8/100 की पावर 2। इस तरह से हम लोग प्रोसेस में आगे मूव करेंगे और इसे बता देंगे इट इज नॉट एन एपी। क्लियर हो गया बेटा बातें। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, देखिए ध्यान से समझते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है बेटा उसको ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल आपको क्या डिफाइन करेगा, देखिए बेटा क्वेश्चन लिखा, स्पाइरल इज मेड up of successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with center A at A of a radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Okay बेटा, अब पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा, कहना क्या चाह रहा। उस क्वेश्चन में आपको गिवन किया बेटा उसने कि कहा कि एक स्पाइरल है, इस टाइप की कोई एक स्पाइरल है जिसका पहले सेंटर तो बना कॉल किया ए, फिर उसके बाद सेंटर बन गया बी, फिर इस तरह से स्पाइरल मूव करती गई, इस तरह से 13 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक इसने इस तरह से मूव किया है, ठीक है ना। जब उस तरह 13 तक मूव करेगी तो बेटा आपको करना क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट
ये जो उसने आपको गिवन किया ये वाला पॉइंट में, सबसे पहले इस तरह से इसने एक राउंड लिया, पहले समझना, ये एक सेमी सर्कल बन गया मेरे पास। एक बार बताओ, सेमी सर्कल का एक राउंड यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वायर की कितनी लेंथ होगी, पहले ये बताओ। ये टोटल वायर की लेंथ डिपेंड करेगी उसके सरकमफ्रेंस पे, और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा, पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर, यानी जो उसके सर्कल की लेंथ होती है वो कितनी होती है, पाई आर होती है सेमी सर्कल की, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल में कितना होगा, जो फर्स्ट सेमी सर्कल होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, L1 इज इक्वल टू किसको हो गया, पाई R1 के। और पाई R1 कितना हो गया, यानी पहले वाले केसेस के लिए जब सेंटर आपने कॉल किया, जब जिसका सेंटर क्या हो रहा, पहले ए सेंटर हो रहा हो, जिसका सेंटर ए है, तो उस टाइम पे उसकी रेडियस उसने मुझे डिफाइन की बेटा, उसकी रेडियस उसने मुझे बताई बच्चे, देखो कितनी बताई बेटा उसने रेडियस मुझे, उसने रेडियस डिफाइन की 0.5 जब ए सेंटर हो, फिर बी सेंटर हो 1.0, फिर सी सेंटर हो 1.5, फिर डी सेंटर हो 2.0 सेंटर, यानी इस तरह से सेंटर्स क्या होते हैं, बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। पर स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है, ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, और फिर रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, इससे सेंटर की वैल्यू में रेडियस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएंगे, और सेंटर क्या होते जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो इस सिचुएशन में पहले के अकॉर्डिंग जब सेंटर ए था उसके अकॉर्डिंग लेंथ कितनी होगी, पाई 1.5 सेंटीमीटर। दूसरे के अकॉर्डिंग जो रेडियस सेंटर हो गया वो सेंटर हो गया बी। अब जब सेंटर बी हो गया तो बी से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये वाली पूरी लेंथ, ये मूव जो उसका पूरा एक राउंड हो जाएगा, वो जब पूरा एक राउंड लेगा तो उसका सेंटर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी पूरा सेंटर हो गया, तो अब उसमें पहले कितनी थी, 0.5 तो थी आपके पास पहले की, अब कितनी थी उसने 1 सेंटीमीटर, यानी जब सेंटर कौन हो जाएगा, बी, तो रेडियाई क्या काम करने वाली है, 1 सेंटीमीटर की। तो अब देख दीजिए रेडियाई कितनी होगी, पाई R2 में 1 सेंटीमीटर। इस तरह थर्ड सेमी सर्कल में आ जाइए, लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई R3, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी अब आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1.5 सेंटीमीटर आ गई। अब इस तरह से हमने कितने राउंड लिए, इसके 13 राउंड लिए, इस तरह से मूव किए, जो हमने 13 राउंड मूव किए। जब मैंने इसके 13 राउंड मूव किए तो बेटा अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी टोटल लेंथ गेट करने वाला हूँ, कितने टर्म्स तक, 13 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक उसने डिफाइन किया, 13 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक। ओके बेटा, तो देखिए बच्चों टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल कितना हो गया, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन L13 तक हो गया। तो इट मीन्स इसमें कितना दे दिया उसने, पाई की वैल्यू, पाई L1 की वैल्यू आपने ऊपर गेट की, पाई 1.5, L2 की वैल्यू आपने बताई पाई 1, और L3 की वैल्यू आपने बताई पाई 1.5 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स तक बेटा, 13 टर्म्स तक गया। इसमें से पूरे में से पाई कॉमन ले लिया, पाई कॉमन लेकर उसमें से जो वैल्यू कैलकुलेट की वो आ गई आपके पास 0.5, 1, 1.5 एंड सो 13 टर्म्स तक। जब ये 13 टर्म्स तक जा रही बच्चे, तो आपको फाइनली आपको माइंड में एक चीज क्लिक कर गया होगा कि इसमें क्या बन गया, एक सम बन गया, किसका, एक एपी का, क्योंकि डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। तो सबके सम के एपी का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताइए मुझे, एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म के बताइए। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फाइनली मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है इसमें, और इससे क्या कर लिया बेटा, इसकी कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यूज़ को। समझ में आई बच्चे बात। तो देखिए इसकी वैल्यूज़ को क्या आया बेटा आपके पास, ध्यान से समझिए। इसकी वैल्यूज़ गेट हो गई आपके पास, जब अपने सन का फॉर्मूला अप्लाई किया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसमें वैल्यू फिट की, वैल्यू फिट करके आपके पास आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर। ओके बेटा, क्लियर हो गया बच्चे बात। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा था, इस क्वेश्चन में क्या क्या है उस बच्चे, इसने इस क्वेश्चन में ये गिवन किया बेटा कि आपके पास एक स्पाइरल है, स्पाइरल को पहले सेंटर को उसने डिफाइन किया कि पहला सेंटर आपको ए रखना है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटर बी रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटर सी रहेगा, यानी जो ए सेंटर है उसकी रेडियस थी आपके पास 0.5, जैसे नेक्स्ट वाले सेंटर पे गए बी पे तो उसकी रेडियस होगी 1, आप सी पे जाओगे तो उसकी रेडियस हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से सेंटर की कंडीशन चेंज होती चली है, ठीक है ना। तो यानी जब भी मुझे सेमी सर्कल कहेगा तो सेमी सर्कल इससे मूव करेगा, फिर ये इस तरह से मूव करेगा, फिर ये इस तरह से मूव करेगा। जैसे मूव करता जा रहा है, पहले इसकी रेडियस, फिर आप यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस, फिर ये इसकी रेडियस यहाँ से तक की, इस तरीके से रेडियस इंक्रीज होती जा रही है। तो पहला राउंड कितना लेगा, एक सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो रही है यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, लेंथ यानी उसकी सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का सरगम फ्रेंस, लेंथ का मीनिंग क्या होगा, सेमी सर्कल का सरगम फ्रेंस। तो सरगम फ्रेंस फाइंड करना था आपको, ठीक है ना। तो लेंथ का सरगम फ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरगम फ्रेंस होता है पाई आर, रेडियस में वैल्यू पुट करते चले गए वैल्यू को, और वहाँ से गेट करते चले गए फाइनली बेटा। ओके बच्चों, कोई डाउट तो नहीं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन, देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है बेटा हमें, वो देखिए ध्यान से समझेंगे बेटा नेक्स्ट कंडीशंस को हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन किया उसने बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन किया बेटा उसने हमें कहा कि 200 लॉग्स है आर स्टक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है बेटा। 20 लॉग्स
in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next, to it and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are in the top row? क्वेश्चन की डीलिंग समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा इस टाइप के कोई 200 लॉक्स लगे हुए, इस टाइप से कोई 200 लॉक्स लगा दिए बेटा, ठीक है ना, लट्ठे जिस तरह से होते हैं ना, इस तरह से लगाते चलेगा रो बाई इस तरह से, भाई ये लगा दिए उसने 200 लॉक्स लगा रखे इस तरह से, ठीक है ना, टोटल 200 लॉक्स है। वो कह रहे थे 200 लॉक्स आप तुम टोटल लगा रहे हो, तो बच्चे उस सिचुएशन में बताओगे आप फॉलोइंग कर रहे हैं कि मैनर में 20 लॉक्स इन द बॉटम में, 20 लॉक्स इन बॉटम, यानी लास्ट वाले में कितने हैं लॉक्स लगे हुए इस तरह से 20 लॉक्स लगे हुए, ऊपर जाएगा तो 19 लॉक्स हो गए इस टाइप से, फिर ऊपर और जाएगा तो 18 लॉक्स हो जाएंगे, इस तरह से मूव करता जा रहा है फाइनली, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि बच्चे जब तुम लॉक्स लगा रहे हो, टोटल लॉक्स लगाए कितने आपने बेटा, यहाँ तक टोटल लॉक्स लगा रखे 200 लॉक्स, ठीक है ना। बट उसने कहा इस तरह से आप इंक्रीज करते जाएंगे तो इन हाउ मैनी रोज द 200 लॉक्स, यानी जो तुम्हें 200 लॉक्स लगाने उसमें कितनी रोज की नीड होगी, पहले तो वो बतानी है आपको। 200 logs are placed and how many logs are in the top row, और जो टॉप रो पर logs लगेंगे वो कितने लगेंगे, अब ये पॉइंट बताना है। सबसे पहले गेट करना पड़ेगा हाउ मैनी रोज, तो आपको रोज फाइंड करनी है। तो देखो बेटा सबसे पहले बॉटम में कितना था आपके पास, जो बॉटम था बॉटम में था 20, फिर कितना है 19, फिर नेक्स्ट में कितना है 18, फिर नेक्स्ट में कितना आ गया पास 17, इस तरह से चलता जा रहा है बेटा, है ना। तो यानी लास्ट वाली टर्म्स कितनी हो गई, एल 20 हो गई, डी कितना आ गया 20 माइनस 19, तो कितना आगे पास 1 हो गया। तो यहाँ पे L इजकल टू फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, L का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहाँ पे वैल्यू चिपकाई आपने, वैल्यू चिपका के वहाँ से फाइनल गेट हो गया आपको A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ N में। रीजन क्या है, ना तो आपको A गेट है और ना ही आपको N गेट है, नहीं तो आपको इसकी फर्स्ट टर्म पता है, नहीं आपको इसकी नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लिखी गई हैं, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ए प्लस एन इजकल टू 21, तो यहाँ से ए की वैल्यू गेट हो गई है। जब आपने ए की वैल्यू गेट कर ली तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप मुझे। जैसे आप सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्या अप्लाई करेंगे सम का फॉर्मूला बेटा, देखिए बच्चे जब आप सम का फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो सम का फॉर्मूला आपके पास सिंपल से लिखा होता है, जब लास्ट टर्म गिवन होती है आपको याद कीजिए क्या बताया गया था, एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो इसमें वैल्यू चिपकाई आपने, ए एल की वैल्यू पुट किया आपने, और ए की वैल्यू कितनी है 21 माइनस एन, ए की वैल्यू पुट कर दी 21 माइनस एन प्लस के 20 हो गया आपके पास, 200 इस साइड में चलता रहा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एन स्क्वायर माइनस के 41 एन प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। ये फाइनली आपको गेट हो गया बेटा, है ना। तो बच्चे आपने जब गेट कर लिया तो अब आपने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पैटर्न आपको पता है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया नहीं बच्चे, बट हाँ डिस्कस कर सकते हैं बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सीधाचारी भी यूज़ करते हैं, या स्प्लिट द मिडिल टर्म्स की कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म्स के फैक्टर की हेल्प से, फैक्टर अप्लाई कर दिए, फैक्टर की हेल्प से बनेंगे n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। जैसे कैलकुलेट हो गया n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16, तो आपके पास n की दो वैल्यूज गेट हो गई। जब आपके पास n की दो वैल्यूज गेट होगी तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। सबसे पहले n इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a इज इक्वल टू 21 माइनस के n थी, तो अब n की वैल्यू दो गेट हुई है, एक तो 25 और एक n गेट हुई है 16, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू आई माइनस की 4, कभी लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए नॉट पॉसिबल लिखा गया बेटा ये पॉइंट, ठीक है ना। क्यों नॉट पॉसिबल यूज हो रहा है, क्योंकि लॉग्स कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकते। अब पुटिंग क्या n इजकल टू 16, तो a की वैल्यू कितनी गेट होगी मुझे 5 गेट होगी, यानी दिस इज ए पॉसिबल। कब पॉसिबल हो, जब n इजकल टू मैंने 16 पुट करूंगा तो a इजकल टू कितना गेट हो गया 5, यानी ये a क्या था मेरे पास स्टार्टिंग में, यानी जो शुरू वाली रो थी उसमें कितने लॉग्स लगेंगे 5 लॉग्स होंगे, और टोटल कितनी रो बनेगी 200 लॉग्स की 16 लॉग्स बनेंगे, सॉरी 16 रोज बनेंगी, और फर्स्ट वाले में रो में कितने लॉग्स आएंगे 5 लॉग्स आएंगे। क्लियर होगी बेटा बातें। तो ये क्वेश्चन था आपसे, उस क्वेश्चन में आपसे ये डिमांड की गई थी बेटा कि आपके पास जो क्वेश्चन लिखा गया था बच्चे, उस क्वेश्चन की डिमांड ये थी बेटा कि आपके पास बॉटम से 200 लॉग्स स्टार्ट, सॉरी 20 लॉग्स थे बॉटम से, फिर 19, फिर इस तरह से 18, फिर 17, फिर 16, इस तरह से मूव करता चला गया बेटा। तो जो बॉटम से कहा ना, बॉटम मतलब हो गया L20, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1, सबका 1 1 चलता जा रहा था, ठीक है ना। तो उसने आपसे पूछा कि टोटल लॉग्स तो मैंने लगाए नहीं, SN टोटल लॉग्स उसने 200, तो अब उसने मुझसे ये पूछा था बेटे कि हाउ मेनी रोज, यानी रोज हाउ मेनी रोज मतलब n बता कितनी है, और जो स्टार्टिंग में होगी यानी पहली वाली जो रो लगी होगी उस पहली वाली रो में कितने रोग्स लगे होंगे, तो वो लॉग्स बताने आपको फर्स्ट वाली रो में, ठीक है ना, कितने लॉग्स, तो हाउ मेनी लॉग्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज।
ठीक है, दोनों केसेस हमें डिस्कस करने थे। ओके बच्चे, तो ये पॉइंट था हमारे पास इसको डिस्कस करने का। ओके बच्चे, कोई डाउट है तो नहीं बेटा इसमें? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा हमारा एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा द सम ऑफ n terms of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18 term. Let a1 a2 be two first term and d1 d2 be the two common difference of the two ap respectively. यानी बच्चे बताता हूँ बेटा क्या लिखा हुआ इस क्वेश्चन में। देखिए उसने कहा कि एक एपी आपके पास दो एपी है, कितनी एपी है? 2 एपी है। अब इस 2 एपी का कंडीशन में ये बता, जब आपके पास 2 एपी गिवन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कितनी एपी है? 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। जब आपके पास 2 एपी होगी तो इस 2 एपी का 2 फर्स्ट टर्म्स होंगी a1 और a2, 2 कॉमन डिफरेंस होगा d1 और d2, दोनों केसेस होंगे। फर्स्ट टर्म भी कितनी होगी? a1 और a2, कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा? d1 एंड d2, दो होंगे ऑब्वियसली। पर दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n। देखो उसने लिख रखा सम ऑफ n टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स उसने डिफाइन कर दिया। आपके पास कितनी बेटा? सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास कितनी बेटा? n है, यानी हमें n तक ही सम गेट करना दोनों एपी का। ठीक है ना, जब दोनों एपी का सम यानी 2 एपी है, एक मैंने कह दिया S1 के लिए, एक मैंने कॉल कर दिया S2 एपी के लिए, दोनों के एपी के लिए जो मुझे उसने कहा कि जो सम है वो कितना है? n सम है, दोनों के लिए n सम गेट करना। इट मीन्स n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 और अपॉन में आ जाइए n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये आ गया सेकंड केस आ गया आपके पास। तो दोनों सम हो गए, S1 और S2 का रेशो निकाला। क्यों निकाला? उसने रेशो गिवन किया था, मैं क्या गेट किया हुआ था उसने? रेशो। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यदि आप रीड कर रहे हो उस क्वेश्चन को, तो मैंने रेशो काउंट किया था। यहाँ पे देखिए आर इन द रेशो, रेशो उसने बताया मुझे कितना है बेटा? ये रहा 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6, यानी मुझे दोनों एपी का क्या गेट करना पड़ेगा? रेशो गेट करना पड़ेगा। क्लियर होगी बातें यहाँ तक? तो जब मैं दोनों एपी का रेशो गेट करूंगा ना, तो मुझे कंडीशंस क्या मिलने वाली? लेट्स सी, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना बेटा, चलो देखते हैं क्या लिखा बेटा, देखिए ध्यान से। ये रहा बेटा आपके पास, ठीक है ना बच्चे। तो देखो क्या लिखा मैंने, S1 और S2 लिया दोनों को, दोनों में n/2 टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 एंड n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। दोनों एपी का मैंने रेशो ले दिया, रेशो लगते वैल्यू पुट की, जो कैंसिल होता है n/2 से n/2 कैंसिल कर दिया। आपके पास 2a1 प्लस n-1 d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6 गेट हो गया। ईजी वे में गेट हो गया, बहुत ही ईजी वे में। ओके बेटा, अब आपको करना क्या है? अब आपको इसको फाइनली गेट करने के लिए समझो, आपसे कितने टर्म्स का सम पूछा था उसने? आपसे पूछा था उसने 18 टर्म्स का सम, 18 टर्म्स का रेशियो पूछ लिया था आपसे। सॉरी, बताओ कि 18 टर्म्स का रेशियो क्या होगा। तो देखो बेटा, जब भी आप रेशो के क्वेश्चन को डील करेंगे, जब भी रेशो के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं इन एपी के केस में, तो जब भी आपको कंडीशन क्या होगा, जितने भी रेशो के बारे में पूछेगा उस रेशो का डबल करके, उस रेशो का क्या कर देना? डबल, और उसमें से 1 लेस कर देना। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, जितने भी वो रेशो के बारे में पूछता है कि भाई इतने रेशो का मुझे इतना रेशो फाइंड कीजिए, इस एपी के 18 टर्म्स का रेशो फाइंड कीजिए, इस एपी का 20 टर्म्स का रेशो फाइंड कीजिए, इस एपी में 15 टर्म्स का रेशो फाइंड कीजिए। जितने भी रेशो फाइंड कराने की कोशिश करेगा, आपको क्या करना है? उस टर्म्स का डबल करके 1 में से माइनस कर देना, डबल करके क्या कर देना? 1 में से माइनस। तो फाइनली आपके पास क्या गेट हो जाएगा? उसने कितने टर्म्स का पूछा था? 18 टर्म्स का। इसका डबल किया मैंने, डबल करके कितना गेट हो गया मुझे? एंड 36 31 6 में से मैंने एक 1 माइनस कर दिया, माइनस करके कितना गेट हो गया मुझे? पास 35 गेट हो गया बेटा, यानी n की वैल्यू अब कितनी आ गई? 35। ये n मुझे LHS और मुझे RHS दोनों में पुट करना होगा। क्लियर हो गया? किस में करेंगे बेटा? दोनों में पुट करेंगे, LHS साइड में भी और RHS साइड में भी। तो फाइनली जब मैंने n की वैल्यू पुट की, तो 2a1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी बेटा। फाइनली हमें कैलकुलेट हो गया यहाँ से 2a1 प्लस 34 d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस 34 d2 इज इक्वल टू 179 डिवाइड बाई 321। ये हमें फाइनली क्या हो गया बेटा? इसमें गेट हो गया। ओके बेटा, देखिए बच्चे नेक्स्ट में क्या चलते हैं बेटा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है बेटा? 2 कॉमन आ रहा है। जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो इन साइड क्या आ गया? a1 प्लस 70 d1, नीचे कितना आ गया? a2 प्लस 70 d2 इज इक्वल टू 179 डिवाइड बाई 321। यदि ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कीजिए, यदि कैंसिल नहीं हो पा रहा है तो डोंट वरी, इसे एज इट इज ही रहने देना। ओके बेटा, अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, सिंपल सा पॉइंट, यदि मैं थर्ड टर्म के बारे में पूछूँ, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं आप लोग? a प्लस 3 माइनस 1
इंटू डी, इट मीन्स ए प्लस टू डी, ये आता है ना, यही तो होता है ना, ए प्लस टू डी गेट होता है फाइनली, है ना, ये बात तो क्लियर होगी बहुत ईजी में, है ना बच्चे। तो यानी बेटा जब आपको ये फाइनली गेट होगा कि भाई मैं थर्ड टर्म को लिखता हूँ ए प्लस टू डी, इट मीन्स यदि मैं फोर्थ टर्म लिखूँ तो क्या लिखूंगा, ए प्लस थ्री डी, एम आई राइट। तो मुझे एक बात बता, जब मैं 18 टर्म्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, 18 टर्म्स का मीनिंग ए प्लस 17 डी और डिवाइड बाई ए टू प्लस 17, यानी ए प्लस 70 डी का मतलब कितना होगा, कौन सी टर्म आ गई है, 18 टर्म्स। और आपसे पूछी क्या गई थी, 18 टर्म्स का रेशियो पूछा गया था, टर्म्स का रेशियो। तो देखो टर्म्स का तो फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, तो a1 प्लस 17 d1 डिवाइड बाई a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू 179 डिवाइड बाई 321। तो ये दोनों क्या आ गया, दोनों एपी के 18 टर्म्स का रेशियो गेट हो गया मुझे, 179 इज डिवाइडेड बाई 321। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो ये रेशियो फाइंड हो गया आपको। जब भी मैं फिर से रिपीट करूं वंस अगेन, आपसे जब भी क्वेश्चंस में जितनी भी टर्म्स का रेशियो पूछ रहा हो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फोकसली करना है कि इसमें 2 AP गिवन करेगा, कितनी AP गिवन करेगा, 2 AP। जैसे वो 2 AP कहेगा तो उसके लिए दो टर्म्स लेना, फर्स्ट टर्म्स A1 और A2 और एक कॉमन डिफरेंस लेना D1 और D2, जो मैंने आपको सॉल्यूशन में रीड करके बताया था। अभी क्वेश्चन जब मैं रीड कर रहा था तो उसमें मैंने सॉल्यूशन भी रीड किया था इसमें, कि मैंने क्या लेट किया कि A1 A2 उसकी 2 AP की फर्स्ट टर्म में, D1 D2 उस 2 APs के कॉमन डिफरेंस है। उसके भी यहाँ पे जितने का भी वो रेशियो पूछता हो, उस रेशियो को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस ये है कि उस रेशियो का डबल कर दीजिए। 17 टर्म्स का पूछा 17 का, 18 का पूछा, डबल करके 1 लेस कर देना, वो जो गेट होगा दैट्स रिक्वायर्ड फाइनल एन गेट होगा, और वो एन आप LHS और वो एन RHS दोनों में पुट कर देना, और वहां से आप फाइनल क्या कर लेना, उसका आंसर गेट कर लेना। ओके बच्चों, ऐसे इसलिए करते हैं कि आप लोग फाइनल में आके जब गेट करते हो तो फाइनल में आपको ये रेशियो उसी टर्म्स का गेट हो जाता है जिस टर्म्स का आपको नीड होती है बेटा। ओके बच्चों, क्लियर बेटा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव। ओके, लिखा है रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, द रेशियो ऑफ द m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ mth and nth टर्म इज 2m minus 1 रेशियो 2n minus 1। सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से समझिए। उसने कहा द रेशियो ऑफ द mth and nth टर्म्स ऑफ एन AP, कितनी एपी कही उसने पहले पॉइंट किया था, उसने कहा एक एपी है, और इसकी जो रेशियो कितने टर्म्स का कहा है, एपी के mth और nth टर्म्स का रेशियो का, एपी के mth और nth, यानी यहाँ पे अब टर्म्स क्या होगी, अलग अलग होगी, एक m होगी और एक n होगी, दो टर्म्स होगी अब आपके पास। जब ये दो टर्म्स हो गई तो अब आपको करना क्या होगा, जब टू टर्म्स आपको गेट कर दी उसने कहा एक एपी है, पर एपी कितनी कही उसने, एक है, पर टर्म्स कितनी है, टू, एक m के लिए और एक n के लिए, ठीक है ना। उन दोनों टर्म्स का उसने कहा रेशियो जो है वो m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर आता है, ठीक है ना, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर होता है। तो फाइंड कर कि mth और nth टर्म का जो रेशियो होगा वो 2m minus 1 रेशियो 2n minus 1 होगा। बहुत ही इजी वे से सॉल्व करने का, समझो। जब उसने एक एपी कही है बेटा, तो एक एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेलेक्ट कर ले, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपने सेलेक्ट कर लिया कि ए और डी हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, mth और nth टर्म्स का रेशियो कितना होता है, m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। mth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। एक m पावर से एक m पावर कैंसिल आउट, एक n पावर से एक n पावर कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद बेटा आपके पास क्या हो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड में जो 2 था 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। उसके इनसाइड क्या कर ली बेटा आप लोगों ने, मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आपने इनसाइड मल्टीप्लाई कर ली बच्चे, तो आपको फाइनली क्या गेट होता है बेटा, ध्यान से देखिए बच्चे। जैसे आप m से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, उसमें m की क्रॉस मल्टीप्लाई और n की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी बेटा, 2an प्लस nn माइनस 1 इंटू डी, इसके m से किया तो 2am प्लस mn माइनस 1 इंटू डी गेट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, लाइट टर्म्स तो वन साइड कर लिए हैं और अनलाइट टर्म्स वन साइड, यानी दोनों ही, एक तो क्या कर ली प्रॉपर्टी, ए तो वाली वन साइड कर लिया है और डी वाली प्रॉपर्टी को हमने वन साइड कर लिया है, ठीक है ना। जब आपने ए वाली वन साइड और डी वाले वन साइड किया तो उसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन आ गया, एन माइनस एम, इसके इनसाइड मल्टीप्लाई करी एम एन माइनस के एम, और इसके इनसाइड में माइनस के एन एम प्लस के एन, एम एन से एम एन कैंसिल, तो दोनों में कॉमन एन माइनस एम इंटू डी, एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी गेट होगी आपको फाइनली 2a। ये आपको 2a गेट हो गया डी की वैल्यू। आपको कौन सी टर्म्स का रेशियो फाइंड करना था पहले ये बताइए मुझे आप। आपको जो गेट करना था फाइनली, वो फाइनल आपको ये गेट करना था कि mth और nth टर्म्स का रेशियो फाइंड करना था आपको, है ना। तो देखिए बेटा, mth और nth टर्म का सम का नहीं, mth और nth टर्म्स कह रहा है, तो टर्म्स में अपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो कितना हो गया, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू अभी आपने गेट की थी, डी की वैल्यू कितनी गेट की आपने अभी है
2a, आपने 2a वैल्यू पुट कर दी दोनों में, ठीक है ना, d इज इक्वल टू 2a पुट किया, 2a की इनसाइड मल्टीप्लाई करी तो a प्लस 2a माइनस 2a, a प्लस 2a माइनस 2a गेट हो गया, तो फाइनली वहाँ से आपने गेट करके ये गेट आ गई वैल्यू 2m माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। तो इस तरह से फाइनली आपने क्या किया बेटा, इसमें फाइनली आपने इसका कैलकुलेट करके इसका आंसर गेट किया, जो रेशो है आपके पास वो कितना गेट हो गया बेटा, 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, और यही आपसे उसने पूछा था mth और nth टर्म का रेशो। फाइनली क्लियर हो गया बेटे बात। तो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में केवल इतना डिफरेंस आया बच्चे, उसमें क्या था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उसमें 2ap थी और उस 2ap की टर्म्स एक ही थी, वो कितनी थी, n टर्म्स थी, ठीक है। इस एपी में क्या था, इस एपी में केवल ओनली 1 एपी थी और 2 टर्म्स है, m और n टर्म्स, 2 टर्म्स है, ठीक है ना, इन दोनों का सम है, तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब आप लोग। क्लियर होगी बेटा बातें, ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।